हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग, स्वागत है आप लोगों का हमारे आखिरी सेशन में टारगेट आईआईटी सीरीज के, जहां हम डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। मेरी तरफ से इनऑर्गेनिक का ये आपके लिए लास्ट लेक्चर होगा, है ना, जहां पे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ अच्छे सवाल, कुछ बढ़िया चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। इस चैप्टर को हिंदी में कहा जाता है उप सह संयोजन यौगिक। उप सह संयोजन यौगिक, ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था तब भी बोला था कि केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन ये दो अच्छे चैप्टर्स में माने जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स इनके सिंपल है, आप लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर मेंस के टाइम भी पढ़ा हुआ है। आई एम श्योर आपने अभी भी रिवाइज किया होगा। हम इसके कुछ अच्छे पीवाईक्यूज उठाते हैं और उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि भाई किस तरीके के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, किस तरीके की तैयारी आपकी इसको लेके होनी चाहिए, किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट अच्छे से कर सकते हैं। तो भाई अगर हमसे कोई पूछे टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या है, तो हमारा तो सिंपल सी बात है, हम करने वाले हैं रिवीजन। और वो रिवीजन हम किसकी हेल्प से करने वाले हैं? पीवाईक्यूज की हेल्प से। हम जेईई एडवांस के कुछ अच्छे बेहतरीन पीवाईक्यूज उठाएंगे, ठीक है, कुछ सवाल उठाएंगे, उनको डिस्कस करेंगे और उससे चीजों को समझेंगे। अगर मैं आपसे पहले सवाल की बात करूं तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है ये सवाल। संकुलों का वह जोड़ा जिसमें दोनों चतुष्फलकीय ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहां पे आपको अलग अलग लिगेंड्स दिए हुए होंगे, कुछ जगहों पे पीवाई लिखा होगा, पीवाई का मतलब है पिरिडीन। ठीक है जी, तो आपसे कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो दो संकुल हैं दोनों के दोनों ही चतुष्फलकीय ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा अगर आपसे चतुष्फलकीय ज्यामिति की बात हो रही है तो आप इस बात को समझें प्लीज कि चतुष्फलकीय कब हो सकता है मामला। तो भाई हमें यह बात समझ में आए कि चतुष्फलकीय का मतलब होता है sp3। हां जी, अगर आपसे कोई चतुष्फलकीय की बात करता है तो चतुष्फलकीय का मतलब होता है sp3। तो हमें ऐसे संकुल देखने हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु आयन जो हैं उनके ऊपर संकरण कितना आ जाए दोस्त? sp3 आ जाए। वीबीटी थ्योरी का बेहतरीन सवाल है। आपको यह पता होना चाहिए कि भाई हर परमाणु जो धातु आयन है आपका, उसका संयोजी कोश विन्यास क्या होता है, फिर लिगेंड की उपस्थिति में वो कैसे बिहेव करता है, आपका काम बन जाएगा। अगर हमें एक एक करके ट्राई करके देखना पड़ेगा तो हम पहले ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर ए, जिसमें पहला है आपके पास FeCl4-। पहला है आपके पास FeCl4-। अगर FeCl4- है तो हम बोलेंगे Fe का अगर आप संयोजी कोश विन्यास देखते हैं तो वो है 3d6-4s2। Fe का मूल संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखते हैं तो वो आता है 3d6-4s2। अगर मैं यहां पे Fe पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालने लगूं तो Fe पे x मानते हैं, 4 क्लोरीन हर किसी पे -1, ओवरऑल भी -1 आवेश है, तो आपके पास Fe पे ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी +3। अगर Fe पे ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी +3 तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में से, आंसर आएगा 3d5। Fe+3 3d5। अगर ये 3d5 है तो बेटा जी प्लीज ध्यान से समझिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये है 3d, ये है 4s और ये है 4p। तो अगर Fe+3 3d5 है तो 1 2 3 4 5, ये आपने 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब बात आएगी लिगेंड की। मैं पहला सवाल बता रहा हूं, ऐसे ही हम सारे ऑप्शंस ट्राई करके देखेंगे। तो अगर लिगेंड की बात आती है तो Cl- एक दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है। ये हमने कैसे डिसाइड किया? आपको स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी जब पढ़ाई जाती है तो आपको एक ट्रिक सिखाई जाती है जिससे आपको यह ध्यान रह जाता है कि लिगेंड को उनके सामर्थ्य के क्रम में किस तरह लगाएं। तो हम वहां पे बात करते हैं कि सबसे ज्यादा बेहतर होता है कार्बन दाता वाला लिगेंड, फिर होता है नाइट्रोजन दाता वाला लिगेंड, फिर होता है ऑक्सीजन दाता वाला लिगेंड और फिर होता है हैलोजन दाता। मतलब कार्बन दाता और नाइट्रोजन दाता वाले जो लिगेंड हैं ये आपके प्रबल लिगेंड हैं। ऑक्सीजन और हैलोजन वाले जो हैं आपके दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड हैं।
यानी कि Cl माइनस जो है हैलाइड आयन, ये दुर्बल क्षेत्र का लीगेंड है। दुर्बल क्षेत्र का लीगेंड जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स को युग्मित नहीं कर पाता। अगर अयुग्मित को युग्मित नहीं कर पाता तो ये पांचों एज इट इज रहेंगे। जो नए Cl माइनस लीगेंड आके बॉन्ड बनाना चाहेंगे वो इधर आ जाएंगे, और अगर वो इधर आ जाएंगे तो हमारे पास में संकरण क्या हो जाएगा, sp3। sp3 ये आपके पास में 4Cl माइनस बॉन्ड बनाने आ गए। अगर sp3 हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है चतुष्फलकीय ज्यामिति हो जाएगी। यही चीज हमको पता थी, चतुष्फलकीय मतलब संकरण sp3। तो यहां sp3 बैठ रहा है तो FeCl4 माइनस मेरा आंसर हो जाएगा। अब FeCl4 माइनस किसी और में तो है नहीं, बट अब मुझे अगला ऑप्शन ऐसे ही ट्राई करके देखना पड़ेगा, बी, ए का सेकंड FeCO4 2 माइनस। अगर FeCO4 2 माइनस देखना होगा तो आप देखिए ध्यान से प्लीज, अगर हम बात करते हैं FeCO4 2 माइनस की तो फिर से यहां पे किस तरह चीजें चलेंगी आइए बात करके देखें। Fe हो जाएगा 3d6 4s2, Fe हो जाएगा 3d6 4s2। Fe पे -2 स्टेट है यहां पे क्योंकि कोबाल्ट आपका उदासीन लिगेंड है। तो बेटा जी Fe पे -2 है मतलब D में 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए तो ये बन गया 3d8 4s2, क्योंकि 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर ये 3d8 4s2 हो गया है तो आप प्लीज समझने की कोशिश करें कि Fe पे अगर आपने -2 रखा तो ये आपका 3d है, ये आपका 4s है और ये आपका 4p है। प्लीज देखें 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है 4s2। अब आप देखिएगा प्लीज ध्यान से, अब हम अगर लीगेंड की बात करें तो CO जो है वो कार्बन दाता है, मतलब ये एक प्रबल क्षेत्र का लीगेंड है। अगर ये एक प्रबल क्षेत्र का लीगेंड है तो इसका काम है अयुग्मित को युग्मित करवाना। तो ये वाला इधर जाके युग्मित हो जाएगा और ये वाला इधर आके बैठ जाएगा। तो बेसिकली 4s पूरा खाली हो जाएगा। अगर 4s पूरा खाली हो जाएगा तो आपके पास में कुछ ऐसा माहौल होगा, ये है 3d, ये है 4s और ये है 4p। तो हम बोलेंगे ये देखो भाई ध्यान से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों साथ मिल गए ऐसे और ये वाला आ गया आगे ऐसे। ये जो 4 जगहें बची हैं यहां पे आपके 4 कार्बोनिल लीगेंड आके बैठ जाएंगे। अगर यहां पे 4 कार्बोनिल लीगेंड आके बैठ जाएंगे तो संकरण यहां भी क्या आ गया है, sp3। अगर संकरण sp3 हो जाता है दोस्त तो आपको पता ही है चतुष्फलकीय ज्यामिति हो गई। यानी कि ए ऑप्शन जो है ये पूरा का पूरा sp3 वाली बात को फॉलो करता है। ठीक इसी तरीके से आप बी ऑप्शन भी ट्राई करेंगे, सी ऑप्शन भी ट्राई करेंगे और डी ऑप्शन भी ट्राई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो यहां पे बनेगा ए, बी और डी। देखो NiCO4 मुझे अच्छे से याद रहता है sp3 है, बट NiCN4 2 माइनस DsP2 है, ये मैंने क्लास में पढ़ी हुई चीज है, तो ये तो मेरा आंसर ही नहीं होगा। अब बचा यहां पे Cl माइनस वाला, यहां पे Cn माइनस और पिरिडिल वाला। तो पिरिडिल आपका उदासीन लिगेंड है, Cn माइनस आपका पता ही है आपको ऋणायनी लिगेंड है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, VBT लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, यहां पे आप देखो कोबाल्ट होता है 3d7 4s2, एक माइनस चार्ज है तो 3d8 4s2 हो गया। 3d8 4s2 हो गया तो बिल्कुल यही वाला माहौल हो गया, और बिल्कुल यही वाला माहौल हो गया, लिगेंड भी वही वाला है तो ऑब्वियसली संकरण भी वही वाला आएगा sp3। तो बस इस तरीके से आपका ए, बी और डी जो है वो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा। मेक सेंस? बहुत बढ़िया, ठीक है जी, अच्छी बात है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखो, ये सवाल जब पेपर में आया 2020 में तो मुझे अभी भी याद है, बहुत सारे बच्चों में बड़ा डर का माहौल था इस सवाल को लेकर। बच्चे बोले सर हमको पहली बार में तो ये लगा फोटो देख के कि फिजिक्स का सवाल गलती से केमिस्ट्री में छाप दिया है। ठीक है, फिर सर हम इतना घबराए हुए थे, ऑलरेडी इतना नर्वस थे कि हम ऐसा सवाल पढ़ ही नहीं पाए। पर बेटा ये बात हम क्लास में भी बोलते हैं, ये बात मैं आपको भी बोल रहा हूं, जो सवाल जितना बड़ा और खतरनाक सा दिखता है ना, 90% से 95% चांसेस होते हैं वो सबसे फुद्दू सवाल होता है। उसने बस माहौल बनाने के लिए इतना कुछ दे दिया है, बाकी कोई खास बात है नहीं। तो आइए पहले सवाल को पढ़ते हैं, फिर इसके ऑप्शंस देखते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं कि क्या होगा।
तो देखो भाई, अगर सवाल को पढ़ें, हो सकता है आपको ढंग से दिख ना रहा हो, बट आप जब नोट्स देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। सवाल ये कह रहा है, एक प्रयोग में नीचे दर्शाए चित्र 1 के अनुसार एक पात्र में एक यौगिक X, चाहे वो गैस हो या द्रव हो या ठोस हो, उसके m ग्राम को तुला में रखा गया है। इसके पैरेलल m ग्राम को तुला में रखा गया है। ठीक है, इसको बैलेंस किया जा रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, ये अभी बिना किसी चुंबकीय क्षेत्र के है, जैसे ही मैं इसके अराउंड चुंबकीय क्षेत्र लाया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैंने चुंबक लगाए, तो जैसे ही इस पदार्थ के अराउंड चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, उस पलड़े जिस पर X रखा हुआ है उसका विस्थापन यौगिक X के अनुसार या तो उधर्मुखी या अधोमुखी होता है। मतलब या तो वो इन मैग्नेट से, इन चुंबकों से दूर की तरफ जाता है, या वो इनकी तरफ आकर्षित होता जाता है। ठीक है, दो तरीके के काम होते हैं इस पदार्थ के अराउंड जब आप मैग्नेट रख दो, या तो आकर्षित होगा या ये दूर जाएगा। बढ़िया बात है, सही कथन का चयन करें। ठीक है, चित्र में चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित, चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित, चुंबक संतुलित, उधर्मुखी विस्थापन, अधोमुखी विस्थापन, सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो अब ये X पदार्थ में ऐसा क्या हो जाए कि वो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित हो या चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो। तो भाई इसके लिए तो आपको चुंबकीयता पता होनी चाहिए। आपको ये पता होता है कि या तो चीजें अनुचुंबकीय होती हैं या चीजें प्रतिचुंबकीय होती हैं। अनुचुंबकीय वो होती हैं जो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखती हैं, इस वजह से वो आकर्षित होती हैं चुंबकीय क्षेत्र के थ्रू, परंतु जो आपकी प्रतिचुंबकीय होती हैं वो आकर्षित नहीं होती। ठीक है जी, अगर ये बात है तो आइए उस X पदार्थ पे क्या क्या कह रहा है उसको समझें। हमें कहा जा रहा है कि कौन से कथन सही है ये बताना है। यदि X की जगह पे H2O लिक्विड है तो पलड़े का विस्थापन उधर्वमुखी होता है। उधर्वमुखी का मतलब क्या हो गया? उधर्वमुखी का मतलब क्या हो गया? ये वाला। क्योंकि देखो सवाल कह रहा है कि विस्थापन यौगिक X के अनुसार या तो उधर्वमुखी होता है, उधर्वमुखी मतलब चित्र नंबर 2, और अधोमुखी मतलब चित्र नंबर 3। तो अगर X की जगह पे H2O रखा जाए तो ये वाला सेटअप होगा, मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाएगा। ये हो सकता है क्या? ये जरूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा जी जो H2O है आपका, वो आपको पता है ये आपका हर तरीके से प्रतिचुंबकीय है। ये आपका H2O है, ये आपका हर तरीके से प्रतिचुंबकीय है। H2O जो है वो हर तरीके से प्रतिचुंबकीय है। अगर ये प्रतिचुंबकीय है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा। अगर ये आपका चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास में ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डायग्राम है, ये बिल्कुल सही है, चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाना चाहेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये आपको चुंबकीय व्यवहार से पता चला। आगे बात करते हैं। ये था ए ऑप्शन। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करता हूं, यदि X की जगह पे K4FeCN6 सॉलिड है तो पलड़े का विस्थापन उधर्वमुखी होता है। मतलब बिल्कुल वही, उससे दूर जाने वाला होता है, क्योंकि ऊपर भी उधर्वमुखी था, दूर जाने वाला। मतलब ये जब पॉसिबल है जब आपका ये जो संकुल है वो भी कैसा हो? प्रतिचुंबकीय हो। और ये प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, ये हमें VBT से पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? यहां पे अगर आप Fe की बात करेंगे तो Fe का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d6 4s2, पर अगर आप यहां पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं तो Fe पे आ जाएगी +2, तो ये आ जाएगा 3d6। अगर ये आ जाता है 3d6 तो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये निकल करके आ जाएगा, ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p। 3d6 1 2 3 4 5 6। अब एक बात देखो, Cn- जो है वो है प्रबल क्षेत्र का लिगेंड। Cn- जो है वो क्या है? प्रबल क्षेत्र का लिगेंड। प्रबल क्षेत्र का लिगेंड जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करता है, यानी कि इन दोनों को युग्मित कर देगा, इन दोनों को भी युग्मित कर देगा।
अगर सभी को युग्मित कर देगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं तो हम बोलेंगे Fe+2 जो है, या हम ये बोल देंगे कि जो K4FeCN6 है आपका, ये आपका पूर्ण रूप से कैसा है भाई? प्रतिचुंबकीय। ये कैसा है? प्रतिचुंबकीय। अगर ये आपका प्रतिचुंबकीय है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा, मतलब ऊर्ध्वमुखी होगा। तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात करें सी ऑप्शन। यदि X आपका O2 है तो पलड़े का विस्थापन अधोमुखी होता है। बेटा जी आपने MOT पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर O2 की बात करते हैं हम, तो O2 जो है ये आपका अनुचुंबकीय होता है। ये हमने MOT में ही पढ़ लिया था, केमिकल बॉन्डिंग के टाइम ही। और अगर ये अनुचुंबकीय होता है, इसका मतलब ये आपका आकर्षित होता है क्या? ये आपका क्या होता है? आकर्षित होता है क्या? बिल्कुल अनुचुंबकीय है तो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होगा, मतलब थर्ड वाला केस होगा। और थर्ड वाला केस है मतलब अधोमुखी होगा। तो हमारा काम बन गया, ये कैसा होगा? अनुचुंबकीय है तो ये क्या होगा? अधोमुखी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होगा। तो ये भी करेक्ट हो गया। अगर ये भी करेक्ट हो गया तो आखिरी ऑप्शन है, यदि X आपका बेंजीन है तो पलड़े का विस्थापन अधोमुखी होगा। नहीं, क्योंकि अगर आपने बेंजीन ले लिया, अगर आपने बेंजीन ले लिया तो बेंजीन जो है वो कैसा है आपका? प्रतिचुंबकीय है। अगर आपने बेंजीन ले लिया तो वो आपका कैसा है? प्रतिचुंबकीय है। और प्रतिचुंबकीय जो है वो क्या होता है? वो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है। है ना? चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है। तो यानी कि बेटा जी ये अधोमुखी नहीं होता, ये उधरमुखी होता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर आ गए 3, A, B और C। हमने एक एक ऑप्शन को ट्राई करके देख लिया। जहां युग्मित इलेक्ट्रॉन दिखेगा उस पर बात हो जाएगी, जहां नहीं दिखेगा वहां पे कैसे बात हो पाएगी। सही है? बढ़िया, बहुत सही। तो ये अच्छा सवाल था, समय लेने वाला था, बट ये जो डायग्राम है ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए था। वो सिंपल कह सकता था, बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है। बट फिर इतना आसान दे देता तो एडवांस का सवाल कैसे बनता? माहौल भी तो बनाना जरूरी है। ये माहौल है। तो अब देखो, जिन बच्चों ने सवाल छोड़ दिया था, बाद में जब उन्होंने घर आके इस सवाल को ठंडे दिमाग से पढ़ा होगा तो उन्हें मतलब कितना बुरा लगा होगा कि यार फ्री के नंबर छोड़ दिए हमने, है ना? क्योंकि MOT थी इसमें आधी, तो H2 और O2 तो MOT वाले ही थे, बाकी तो था ही क्या, राइट? चलिए आइए आगे बात करते हैं। निम्न में से सही कथनों का चयन करें। इस सवाल में आपसे कह रहा है सही कथन पहचाने। कुछ कुछ चीजें दी हुई है, आइए इनको पढ़ते हैं और चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। FeCl4- की जो ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय है। FeCl4- की जो ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय है। आइए ध्यान से बात करें। पहला ऑप्शन है FeCl4-। तो अगर मैं यहां पे मूल अवस्था में बात करूं तो Fe का मूल अवस्था में विन्यास हो जाएगा 3d6 4s2। अगर हम Fe पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं तो वो आ जाएगी +3। अगर वो +3 आ जाएगी तो 2 4s से गए, एक 3d से गया, ये बनेगा 3d5। अगर Fe+3 आपका 3d5 बनेगा तो एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, हम बोलेंगे ये आपका 3d है, 1 2 3 4 5, ये आपका 4s है और ये आपका 4p है। ये सेटअप है। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि जो Cl- है ये दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है। अभी अभी करा है हमने ये वाला सवाल, पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही करा था। Cl- दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, तो जो 4 Cl- आएंगे वो यहां आएंगे तो sp3 संकरण बनाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि FeCl4- की ज्यामिति चतुष्फलकीय है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर sp3 संकरण आ गया तो ये जो संकुल आयन है वो इसी तरीके से अरेंज्ड होगा। इस तरीके से अरेंज्ड होगा, है ना? तो ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करते हैं बी ऑप्शन।
COEN NH3 होल ट्वाइस Cl2 प्लस MAAB2C2 इसके दो ज्यामिति समावयवी हैं। तो आइए भाई इसको बना के देखें। अगर हम बी ऑप्शन देखें तो ये हो जाएगा COEN NH3 होल ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव। ये हमारे पास में एक संकुल आयन है, इसके दो ज्यामिति समावयवी हैं। अब कितने ज्यामिति समावयवी हैं अगर बना के देखना है तो आइए बना के देखें। हमें यह समझ में आ रहा है कि उप सह संयोजन संख्या है 6, क्योंकि ये दो एक दंतुर, ये दो एक दंतुर, टोटल हो गए 4, ये एक द्विदंतुर है तो टोटल हो गए 6। अगर 6 हो गए तो देखना ध्यान से, कोबाल्ट है और आपके पास में 6 डोनर साइट्स हैं। ठीक है जी। अब EN है, EN होता है NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है जी, ये तो लग गया EN। दो NH3 हैं, दो Cl हैं। मैंने बोला ये लो भाई, ये दो NH3 को मैंने सिस पे लगा दिया समपक्ष पे, और ये दो Cl को मैंने समपक्ष पे लगा दिया। ये हो गई मेरे पास में पहला एक फॉर्म जो बन सकता था इसका। आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये बात तो तय है कि होगा तो ये अष्टफल की है। ये इसका पहला फॉर्म हो गया। अब मैंने कहा इसका और फॉर्म क्या हो सकता है। एक केस हो सकता है जब ये दो NH3 समपक्ष में थे, इन्हें विपक्ष में बना दिया जाए। अगर इन्हें विपक्ष में बना देंगे तो एक पॉसिबल फॉर्म जो मुझे समझ में आ रही है यहां पे, वो ये है। प्लीज ध्यान से देखना। ये हो गया। हमने बोला एक NH3 ये लो और एक NH3 ये लो, ये आपके दोनों Cl अभी भी समपक्ष पे हैं, जबकि NH3 यहां समपक्ष पे है, यहां पे विपक्ष पे है। एक और पॉसिबिलिटी है, जब Cl अभी तक समपक्ष में चल रहे थे, उन्हें विपक्ष में रख दिया जाए। उन्हें अगर विपक्ष में रख देंगे तो एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये वाली भी बन जाएगी। ध्यान से देखना, NH2 NH2 ये हो गया। अब मैंने बोला Cl को अगर मुझे विपक्ष पे रखना है और NH3 को समपक्ष पे रखना है। ये देखो, ये है तीसरी फॉर्म। अगर ये तीन फॉर्म्स मेरे पास में पॉसिबल है, यहां दोनों समपक्ष पे हैं, या NH3 विपक्ष पे है, Cl समपक्ष पे है, वहां Cl विपक्ष पे है, NH3 समपक्ष पे है, इस तरीके से जब हमने चलाया है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ज्यामिति समावयवियों की अगर बात होती है तो वो तो 3 है, बट आपको सवाल कह रहा है कि केवल 2 ज्यामिति समावयवी हैं। ये गड़बड़ बात है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। सही है जी। अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। FeCl4 माइनस का प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण COEN NH3 होल ट्वाइस Cl2 प्लस से अधिक है। अब बेटा FeCl4 माइनस आप कई बार देख चुके हो, ये रहा। यहां पे अगर आपको प्रचक्रण निकालना है, इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है तो इसके लिए म्यू का मान हो जाएगा √NN+2, यानी कि √5 × 5 + 2 बोहर मैग्नेटॉन, यानी कि √35, यानी कि लगभग 5.8 के आसपास, लगभग 5.8 के आसपास। ये कह रहा है इसका प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण इस वाले से अधिक है। ये जो दूसरा वाला है वो ये है। अगर हम यहां पे इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहे, COEN NH3 होल ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करना। हमने बोला कोबाल्ट का मूल विन्यास हो गया 3d7 4s2, है ना। कोबाल्ट का मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ये। अगर आप कोबाल्ट में यहां ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो x + 0, 2 NH3 हैं वो भी 0, 2 Cl हैं उन पे -1, ओवरऑल +1, सो x - 2 हो गया 1, तो x का मान हो गया 3, यानी कि कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण अवस्था आ गई +3, यानी कि 2 यहां से गया, 1 यहां से गया, ये रह गया 3d6। अगर ये 3d6 रह गया तो मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। ये है आपका 3d, ये है आपका 4s, ये है आपका 4p। बेटा जी 3d6 1 2 3 4 5 और एक 6,
पर अब आप लिगेंड नोटिस करोगे, लिगेंड है ये नाइट्रोजन दाता है और NH3 भी नाइट्रोजन दाता है। तो बेटा जी जो प्रबल क्षेत्र के लिगेंड है वो ज्यादा है, कार्बन डोनर नाइट्रोजन डोनर प्रबल क्षेत्र के लिगेंड होते हैं, Cl- दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड होता है। ज्यादा आपके प्रबल क्षेत्र के लिगेंड है तो उनकी चलेगी तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, युग्मन। अगर युग्मन हो जाएगा तो हम बोलेंगे लिगेंड की उपस्थिति में जो कोबाल्ट +3 है वो हो जाएगा आपका D6। ये बात मैंने मान ली, परंतु 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अगर ये 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इसका मतलब म्यू का मान भी हो जाएगा 0 बोहर मैग्नेटॉन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाला जो संकुल है इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान दूसरे वाले के चुंबकीय आघूर्ण के मान से अधिक होगा। तो FeCl4- का प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण CO वाले से अधिक है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये 5 पॉइंट समथिंग है, वो तो आपका 0 ही आ रहा है ना जी। सही बात है, टाइम लग रहा है सवालों में, बट इसी से तो पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। एक एक ऑप्शन एक एक कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेके जा रहा है, इसी से आपका चैप्टर रिवाइज हो पाएगा। अगले ऑप्शन पे चले। ये कह रहा है इस संकुल में कोबाल्ट आयन पे संकरण sp3d2 है, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मिल जाएंगे और ये दोनों मिल जाएंगे, तो यहां पे तो D2sp3 संकरण बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक हो गए, ये दोनों एक हो गए एक साथ, ये दोनों एक हो गए एक साथ, तो 2 D बचे, एक S बचा, 3 P बचे, D2sp3 संकरण बन गया। अगर D2sp3 बन गया, यहां तो sp3d2 लिखा है, तो ऑब्वियसली ये तो आपका चलेगा नहीं, तो आंसर A और C हो जाएगा। क्लियर है जी, पक्का? देखो ध्यान से, जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं उनके लिए दोबारा बना के दिखा देता हूं। हम बोलेंगे लिगेंड की उपस्थिति में कोबाल्ट +3 कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये है 3D, ये है 4s, ये है 4p। D6 है तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब हमें जो बची हुई 6 जगह पे लिगेंड्स रखने हैं वो ये हो जाएंगी, है ना। यहां पे 6 जगहों पे लिगेंड्स आ जाएंगे आपके, तो ये जो संकरण बन जाएगा ये बन जाएगा D2sp3, D2sp3। क्लियर है साहब? ये हो गई आपके पास चीज। अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो बेटा जी इस तरीके से हमारे पास संकरण D2sp3 है, जबकि यहां sp3d2 लिखा है जो गड़बड़ है, तो आंसर हो जाएगा A और C ऑप्शन। आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का A और C ऑप्शन। हमने एक एक ऑप्शन बिल्कुल तरीके से ट्राई करके देखा है, प्लीज गौर से देखें यहां पे। ठीक है क्या भाई? ध्यान से देखना। तो कोई भी दिक्कत आ रही है सवाल में तो बताओ। हाँ जी, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल देखो, ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है कि एक आपको संकुल का फॉर्मूला दिया हुआ है COEN NH3 होल थ्राइस H2O, पूरे पे चार्ज है +3। EN आपको पता है क्या होता है, इसके विषय में कौन सा विकल्प सही है। अब मैं आपको मल्टीपल करेक्ट सवाल इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपको आदत पड़ेगी कैसे एक एक ऑप्शन चेक किया जाता है। सिंगल करेक्ट भी कराऊंगा, बट पहले मल्टीपल करेक्ट पे बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इसके 2 ज्यामिति समावयवी हैं। अब ये तो बना के देखना पड़ेगा। ये MAAB3C प्रोफाइल है, तो बी के रेस्पेक्ट में ही होगा जो भी होगा, ये तो समझ में आ रही है बात। तो इसके 2 ज्यामिति समावयवी हैं। आइए ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। अगर हम ऑप्शन ट्राई करके देखें तो ये कह रहा है COEN NH3 होल थ्राइस H2 होल 3+। ये संकुल आयन है मेरे पास। अगर मुझे ज्यामिति समावयवी देखने हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये है CO, देखो एक EN है
ये आपके पास में एक चीज हो गई, ठीक है। 3 जगह पे NH3 है, एक जगह पे वाटर है, तो मैंने ये लगा दिया वाटर और बचे हुए 3 जगह पे लगा दिया NH3। प्लीज गौर से देखने की कोशिश करिएगा, ये हमारे पास में इसका एक फॉर्म पॉसिबल है। मुझे यहां पे ये समझ में आ रहा है कि NH3 समपक्ष में है, ये भी समपक्ष में है, ये भी समपक्ष में है, तो एक पॉसिबल फॉर्म और बनाया जा सकता है जहां पे हम बोल दें भाई ये तो आपका EN है, प्लीज देखिएगा ध्यान से। ये है हमारा अगला फॉर्म जहां पे मैंने दोनों NH3 को विपक्ष में रख दिया, 3 NH3 अरेंज करने थे, तो ये मेरे पास में समपक्ष हो गया NH3 के हिसाब से, और ये मेरे पास में विपक्ष हो गया NH3 के हिसाब से। ठीक है, ये समपक्ष हो गया, वो विपक्ष हो गया। क्लियर है? तो 2 GI आपके पास में बन गए हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर ये 2 GI है तो इसके 2 ज्यामिति समावयवी होते हैं, ये ऑप्शन हमने बिल्कुल ही करेक्ट बोल दिया। बहुत अच्छी बात है, पेन का कलर चेंज कर लें ताकि आपको समझ में आए। अगले ऑप्शन पे आओ। इसके 3 ज्यामिति समावयवी होंगे यदि द्विदंतुर EN को 2 साइनाइड लिगेंड द्वारा बदल दिया जाए। अगर ये जो EN है इसकी जगह पे 2 साइनाइड लगा दिए जाएं तो इसके टोटल 3 ज्यामिति समावयवी बनेंगे। मतलब सवाल ये कहना चाह रहा है आपको कि यही वाला जो एग्जाम्पल था, इसे अगर ये कह दिया जाए, अगर ये कह दिया जाए तो कितने GI बनेंगे? तो बेटा जी इस केस में वो कह रहा है 3 GI बनेंगे क्या? आइए चेक करके देखें। हमने बोला ये देखो भाई 6 बॉन्डिंग साइट्स थी, एक बार मैंने यहां CN और CN लगा दिया, ठीक है, यहां मैंने NH3 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 लगा दिया और यहां मैंने वाटर लगा दिया। हाँ तो बिल्कुल बन जाएंगे। देखो एक फॉर्म तो ये हो गई बेसिक, एक मैंने NH3 को विपक्ष में रख दिया और एक में मैं साइनाइड को विपक्ष में रख दूंगा, दैट्स इट, सिंपल। 2 तो बिल्कुल ही वैसे ही फॉर्म हो जाएंगे। अगर आप देखें तो ये देखो, ये मैंने NH3 को विपक्ष पे रख दिया और एक बार मैं साइनाइड को विपक्ष पे रख देता हूं। देखिए 3 GI पॉसिबल थे, साइनाइड के रिस्पेक्ट में समपक्ष और विपक्ष, NH3 के रिस्पेक्ट में समपक्ष और विपक्ष। प्लीज देखिए, क्लियर है? तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा कौन सा वाला? बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये अनुचुंबकीय है। अब बेटा अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, ये वाला संकुल, ये तो भाई विन्यास लिख के पता चलेगा। बट अगर हम विन्यास लिख के देखें तो हमें इतनी सी बात पता है कि कोबाल्ट का संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मूल अवस्था में ये होता है। अगर मैं कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालूं तो तीनों ही लिगेंड उदासीन है, तो +3 ही काम आएगा। तो 2 यहां से गए और 1 यहां से गया, तो 3D6 रह जाएगा। 3D6 अगर रह जाएगा तो आपको पता है डी में 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया आपका 3D। फिर आपका 4S है और फिर आपका 4P होता है। अगर आप नोटिस करें तो जो लीगेंड्स हैं ये हैं प्रबल क्षेत्र के। अगर 4 प्रबल क्षेत्र के लीगेंड हैं तो इन दोनों को युग्मित करा देंगे, इन दोनों को युग्मित करा देंगे। अगर इन सबका युग्मन हो जाएगा बेटा तो इसका मतलब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो ये तो प्रतिचुंबकीय हो गए, ये तो अनुचुंबकीय कह रहा है, ये तो गलत है। ठीक है, क्लियर है? पक्का? अगला देखो डी ऑप्शन।
ये जो लिगेंड है इसकी तुलना में लंबी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित करता है। बेटा जी बात ये है, यहां ज्यादा प्रबल क्षेत्र के लिगेंड है कि यहां ज्यादा प्रबल क्षेत्र के लिगेंड है? यहां टोटल 4 है, यहां टोटल 5 है। तो जहां पे हम बोलेंगे प्रबल क्षेत्र के लिगेंड ज्यादा है वहां CFSE ज्यादा है, जहां CFSE ज्यादा है वहां लैम्डा कम है। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि भाई ऐसा है, CFSE जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। तो CFSE कहां ज्यादा है? ये कह रहा है इसकी तुलना में लंबी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित होता है वहां। हां, क्योंकि अगर हम बात करें CFSE की तो ये लिगेंड अगर आप प्रबल क्षेत्र के यूज कर रहे हैं तो उनकी संख्या पे निर्भर करेगा, है ना, उसके समानुपाती है। तो हम ये बोलेंगे कि यहां पे आपके पास CFSE का क्रम अगर मैं देखूं तो हम बोलेंगे CO En NH3 होल 4 प्लस 3। ये जो CFSE है ये ज्यादा है ऊपर वाले के कंपैरिजन में। CO En NH3 होल 3 H2O, जिसकी CFSE ज्यादा उसका लैम्डा कम। तो हम बोलेंगे कि इसकी तुलना में लंबी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित करता है, बिल्कुल, क्योंकि लैम्डा जो है वो इस वाले का ज्यादा हो जाएगा। राइट, तो आंसर ये वाला भी ठीक है। तो A, B और D ये आपके करेक्ट आंसर है। A, B और D ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं। सही है क्या? देखो ध्यान से। चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। ये तो आपसे एक जनरल इंफॉर्मेशन पूछना चाह रहा है कि निकल +2, प्लैटिनम +2, जिंक +2 इन के अमोनिया संकुलों की ज्यामितियां क्रमशः है। अगर इन तीनों के अमोनिया संकुल बनाए जाएं एक एक करके तो उनकी जो ज्यामितियां हैं वो क्या आएंगी? अगर इनके अमोनिया संकुल बनाए जाएं तो उनकी जो ज्यामितियां हैं वो क्या आएंगी? तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। हम बोलेंगे निकल जो है वो अष्टफलकीय तक जा सकता है, प्लैटिनम जो और पैलेडियम है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं, जिंक भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक खुश रहता है। तो हम बोलेंगे अगर अमोनिया से बात करनी है तो ये तो एक हमारा ऑब्जर्वेशन भी है कि निकल जो है वो इस संकुल तक रहेगा खुश, जो आपका प्लैटिनम है वो ये बना देगा, प्लैटिनम 6 में जाता ही नहीं है इजीली, और जिंक भी। तो आप देखें इन सब में आप क्या बोल देंगे, ये अष्टफलकीय है, ये वर्गीय समतलीय है, और जब उसको चेक करोगे 3d10 4s2 3d10 रह जाएगा, हम वहां पे sp3 संकरण बना देंगे, आंसर आ जाएगा चतुष्फलकीय। क्लियरली आंसर ए। वीबीटी की बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये भी वीबीटी पे ही आधारित है। क्लियर है? पक्का? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे चेक करें। NiCO4 NiCl4 2- CONH3 होल 4 Cl2 बाहर है Cl, Na3COF6 Na2O2 और CSO2 इन सब में से अनुचुंबकीय यौगिकों की कुल संख्या क्या है? तो आपको बेसिकली ये बताना है कि इन सारों में से ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, क्योंकि अनुचुंबकीय होने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है। तो अगर मुझे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो मैं NiCO4 की जब बात करता हूं तो भाई प्रबल क्षेत्र के लिगेंड के केस में युग्मन हो जाता है, दुर्बल क्षेत्र के केस में अयुग्मित रह जाते हैं। तो NiCO4 की अगर आप बात करते हैं तो वैसे तो आपको आइडिया होगा ये आपका प्रतिचुंबकीय आता है, अनुचुंबकीय नहीं आता, बट फिर भी बात कर लेते हैं। अगर हम NiCO होल 4 को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप प्लीज देखिएगा, निकल का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d8 4s2। अब अवस्था इस पे ऑक्सीकरण अवस्था तो 0 ही है। अगर ऐसा है तो देखें ध्यान से, ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p। 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 और CO आपका प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है तो वो युग्मन भी कर लेगा। अगर ये युग्मन भी कर लेगा तो हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 रह जाएंगे।
हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 रह जाएंगे। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 रह जाएंगे तो ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, तो ये तो हमारा आंसर कतई नहीं है। अब NiCl4 2- की बात करें अगर हम लोग, फिर से यहां भी VBT लगाएंगे। अगर VBT लगाएंगे तो निकल 3D8 4s2 होता है, बट यहां पे निकल पे ऑक्सीकरण अवस्था निकल पे +2 आ रही है, तो ये बन जाएगा 3D8। अगर ये 3D8 बन जाता है तो प्लीज समझने की कोशिश करें, हम बोलेंगे दिस इज 3D, दिस इज 4s, दिस इज 4p। 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखो ये 2 Cl- रह गए, मतलब सॉरी निकल +2 में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए। अब Cl- एक दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है, तो वो तो युग्मन भी नहीं करवा पाएगा। अगर युग्मन नहीं करवा पाएगा तो हम बोलेंगे यहां पे निकल +2 पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अगर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इसका मतलब अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय है, यही हमें चाहिए भी था, तो ये हमारा आंसर है, ये नहीं है। अब आगे बात करते हैं। CONH3 Cl2 और बाहर है Cl। आइए CONH3 Cl2 और बाहर है Cl। अगर ऐसा है तो आप देखिए ध्यान से, हम बोलेंगे कोबाल्ट जो है यहां पे, उस पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा? कोबाल्ट का मूल अवस्था होती है 3D7 4s2। अगर मैं कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालने लगूं तो वो आएगी +3, क्योंकि इसके -1 और इसके -1, ये हो जाएगा 3D6। अगर कोबाल्ट +3 आपका 3D6 हो जाएगा तो मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये आपके पास में 3D है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर आएगा 4s और फिर आएगा 4p। चलो भाई, कोबाल्ट +3 में 3D6 ये हो गया। अब आप देखो 4 NH3 के लिगेंड है, 4 NH3 के लिगेंड है, तो इनका क्या करा देंगे? युग्मन करा देंगे। प्रबल क्षेत्र की ज्यादा है तो हम बोलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, यानी कि ये भी कहलाएगा आपका अनुचुंबकीय। ये भी क्या कहलाएगा आपका? सॉरी, प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय तो जब होता है जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या हो गया मास्टर? बेटा ये हो गया प्रतिचुंबकीय। प्रिंटिंग मिस्टेक, तो ये भी हमारे काम की चीज नहीं है। आइए ऐसे ही Na3COF6 ट्राई करें, Na2O2 ट्राई करें और CSO2 ट्राई करें। आइए Na3COF6, अगर हम बोलेंगे Na3COF6 तो बेटा जी ये कुछ इस तरीके का है। Na3COF6, अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेटा जी यहां पे कोबाल्ट मौजूद है जो 3D7 4s2 है, बट अगर आप यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 3 सोडियम हर किसी पे +1, कोबाल्ट पे हो गई x, 6 फ्लोरीन हर किसी पे -1, ओवरऑल 0, 3 + x -6, तो x की वैल्यू हो जाएगी +3। तो हम बोलेंगे कोबाल्ट पे +3 स्टेट। अगर कोबाल्ट पे +3 स्टेट तो बिल्कुल सेम सिचुएशन है 3D6, परंतु अब की बारी क्या है? अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6। अब हमने बोला F- है एक दुर्बल क्षेत्र का लीगेंड। दुर्बल क्षेत्र का जो लीगेंड है वो युग्मन नहीं करता। अगर वो युग्मन नहीं करता तो जो अयुग्मित है वो अयुग्मित ही रह जाएंगे, जो अयुग्मित है वो अयुग्मित ही कोबाल्ट +3 के रह जाएंगे, तो ये कहलाएगा अनुचुंबकीय। ये क्या कहलाएगा? अनुचुंबकीय। अगर ये अनुचुंबकीय कहलाएगा तो ये भी हमारे आंसर में शामिल हो गया। तो अभी तक मुझे एक और एक दो अनुचुंबकीय मिल चुके हैं। अब मुझे बताने टोटल कितने हैं। तो अब Na2O2 और CSO2, तो बेटा ये तो MOT का सवाल ज्यादा हो गया, ये तो MOT का सवाल ज्यादा हो गया। Na2O2 और एक है CSO2। अगर आप देखें तो यहां पे Na+ की कोई बात नहीं है, परऑक्साइड आयन की बात है, और यहां पे आपके पास में O2- की बात है, सुपर ऑक्साइड आयन की। हमें अच्छे से पता है यहां टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है और यहां टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। हमने ट्रिक पढ़ी हुई है, विषम इलेक्ट्रॉन आए अगर कुल,
तो वो हमेशा अनुचुंबकीय होता है। अगर आपके इवन इलेक्ट्रॉन आए तो वो प्रतिचुंबकीय होता है। बस 10 और 16 एक्सेप्शन है। तो बस तो फिर ये तो 10 और 16 में लाई नहीं करता, तो ये आपका प्रतिचुंबकीय है और ये आपका अनुचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय ही चाहिए था, वही हम ढूंढ रहे थे। तो तीसरा हो गया आपका CSO2। तो कुल मिला के 3 ऐसे स्पीशीज हैं जो आपके क्या है, अनुचुंबकीय हैं। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मेंशन भी है। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई समस्या है तो बताएं। यस, ठीक है क्या? प्लीज गौर से देखिए। हाँ जी, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। IUPAC नाम पद्धति के अनुसार संकुल का नाम क्या होगा? आपको एक संकुल दिया हुआ है, इसका नाम पूछा है। तो बेटा जी ये एक्वा है, ये एमीन है। एमीन में और एक्वा में ए तो कॉमन है, बट आगे एम आ जाता है पहले, फिर क्यू आता है। तो पहले प्रायोरिटी इसको देंगे, फिर प्रायोरिटी इसको देंगे। तो डाई एमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट क्लोराइड, ऑक्सीकरण संख्या है 3। तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, डायएमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। प्लीज गौर से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है जी, बढ़िया, ओके, बहुत सही। चलिए आइए, आसान था ये तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण 2.82 बोहर मैग्नेटॉन इसमें से किस ऑप्शन द्वारा शो किया जाता है? इनमें से किस ऑप्शन द्वारा 2.82 बोहर मैग्नेटॉन शो किया जाता है? तो बेटा अभी अभी ट्राई किया था NiCl4 2-, जहां पे आपने देखे थे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। NiCl4 2-, जहां पे हमने देखा था 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो म्यू का मान क्या हो जाएगा? √NN+2। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो म्यू का मान हो जाएगा √NN+2 बोहर मैग्नेटॉन। तो हम बोलेंगे जो बी ऑप्शन है आपका, उसमें म्यू आ जाएगा √2 × 2+2। आंसर आ जाएगा √8 बोहर मैग्नेटॉन। √8 बोहर मैग्नेटॉन, यानी कि आंसर आ जाएगा 2.82 बोहर मैग्नेटॉन, क्योंकि √9 का मतलब 3 हो जाता। तो अगर ऐसा है तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, ठीक है साहब, बढ़िया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला। आपको एक संकुल दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है इस संकुल का आयनन समावयवी कौन होगा? तो बेटा याद करो, जब भी हम आयनन समावयवी की बात करते हैं या इस तरीके की समावयवता की बात करते हैं, तो एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि उप सह संयोजन संख्या चेंज ना हो। अगर वो चेंज ना हो तो आप लीगेंड का एक्सचेंज करते हैं काउंटर आयन से। तो हमने बोला ये एक ऋणायनी लीगेंड है, तो अंदर से एक ऋणायनी लीगेंड लाके यहां रख दिया जाए और बाहर से वो काउंटर आयन अंदर ले जाया जाए, जिससे उप सह संयोजन संख्या में भी परिवर्तन ना हो। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ये CrH2O4 Cl2, बाहर है NO2, है ना? वो एक Cl अंदर चला गया, एक Cl ऑलरेडी था, तो Cl2, NO2 आपका बाहर आ गया। वो आपका आयनन समावयवी हो सकता है। CrH2O4 Cl2, बाहर है NO2, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इजी था, ये आयनन समावयवी हो गए एक दूसरे के। आइए आगे बात करते हैं। अष्टफलकीय संकुल है ये, द्वारा किस प्रकार की समावयवता दर्शाई जाती है इसके द्वारा? तो बेटा अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करोगे तो मैंने इसको लिख दिया ये CONH3 Br2 और बाहर है Cl। हमने बोला एक Cl अंदर ले जाते हैं, एक Br बाहर ले आते हैं। तो अगर हम ऐसा कर दें तो ये तो आयनन समावयवी हो जाएंगे। ये तो हो गए एक दूसरे के आयनन समावयवी। तो आयनन समावयवता प्रदर्शित हो रही है। ऑल्सो ज्यामिति समावयवता भी तो हो सकती है। किस तरह? Br के रिस्पेक्ट में समपक्ष और विपक्ष बना दो। हमने बोला ये लो, ये मैंने डायरेक्ट ही विपक्ष बना दिया, ये आपके 4 NH3 समपक्ष में लग गए। और एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। देखो ध्यान से,
क्लियर है? तो ये जीआई भी हो गया और आयनन भी हो गया, आंसर आ गया ए ऑप्शन। प्रकाशीय समावयवता नहीं दिखाएंगे क्योंकि पीओएस कट रही है। चलिए बढ़िया है जी, ओके। आइए आगे बात करते हैं। आखिरी सवाल, निम्न में से किस धातु कार्बोनिल में CO बंद कोटि न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है? तो जहां पे बॉन्ड सबसे ज्यादा बन रहे होंगे वहां पे अलग बात होगी, वहां पे बंद कोटि क्या आ जाएगी, अलग आ जाएगी। जहां पे कम बन रहे होंगे वहां अलग आ जाएगी। तो इस सवाल को मैं चाहता हूं आप लोग ट्राई करें होमवर्क में। हमने क्लास में ऐसे कई सवाल डिस्कस किए हैं, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं, बी आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखना है और कुछ भी नहीं है, आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी, बढ़िया। तो इसी के साथ आप लोगों का ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक बेहतरीन प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। मैंने कुछ अच्छे सवाल आप लोगों से डिस्कस किए हैं, जिससे हमने ऑलमोस्ट चैप्टर का हर टॉपिक डिस्कस किया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, प्रैक्टिस आपकी हुई होगी। और एक बार इस चैप्टर को गो थ्रू कर लो और ज्यादा प्रैक्टिस निपटा लो अपनी तरफ से। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेईई एडवांस एग्जाम। फोड़ के आइएगा पेपर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।